हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा यूनिट है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये इस पूरे के पूरे यूनिट का पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। इससे पहले कि स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पेन और कॉपी अपने साथ रखें ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। लेट्स स्टार्ट। आते हैं हमारी यूनिट के ऊपर। तो यूनिट का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले हम हेलो एल्केन्स को समझ लेते हैं कि ये हेलो एल्केन्स क्या है। तो यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है, आपको ध्यान से इसको देखना है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स तो जो है क्लास +1 में, क्लास 11th में आप जो है बहुत अच्छी तरह से एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ एल्केन्स हम किनको कहते हैं? एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स, हाइड्रोकार्बन हम किसी कहते हैं? हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ले लीजिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक तो होता था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो ये यहाँ पर ये चेन मैंने बनाई है, ये है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मीन्स जो चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। जो चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास हेलो एल्केन्स। नाउ हेलो एल्केन्स किन कहते हैं? हेलो एल्केन्स क्या है? वो वाले हैं एल्केन। पहले हम एल्केन समझते हैं। एल्केन क्या है? एल्केन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? चेन वाले कंपाउंड, उनको ही हम एल्केन कहते हैं ना। और एल्केन, एल्केन्स मतलब अब आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नाउ एल्केन्स मीन्स वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और दो कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मींस ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं। यहाँ पर एल्केन तक आपको समझ में आ गया, एल्केन्स आपको पता लग गया। नाउ हेलो एल्केन, हेलो किसके लिए लगा है? नाउ गाइज हेलो यहाँ पर लगा हुआ है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस के यहाँ पर हेलो लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जो सबसे लास्ट में जो ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस से जो आगे वाला जो ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं हेलोजन। और इन हेलोजन में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस वाले ग्रुप में। ओके, नाउ हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स वो वाले एल्केन्स है जिनमें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन का एटम जुड़ा होता है, उनको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2X, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास हेलो एल्केन का। ये X मीन्स क्या है हमारे पास? X क्या है हमारे पास? X मीन्स हेलोजन का कोई भी एटम, ये कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, लास्ट वाला था नोबल गैस से पहले वाला था हमारे पास हेलोजन का। मतलब हेलोजन इस वाले ग्रुप में से कोई भी एटम उठा के हम यहाँ पर रख लेंगे। X की वैल्यू वो है, X का मतलब वो है। यहाँ पर मैं क्लोरीन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रोमीन भी लिख सकता हूँ X की जगह, और यहाँ पर मैं आयोडीन भी लिख सकता हूँ। आपको पता लग गया कि हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, हेलो एल्केन कुछ ऐसे एल्केन्स है, ऐसे एल्केन के डेरिवेटिव है जिनके साथ जो है हमारा एक या एक से ज़्यादा हेलोजन का एटम जुड़ा रहता है। यहाँ पर आपको हेलो एल्केन के बारे में पता चल गया। हेलो एल्केन्स के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मतलब जो लाइन वाले, जो मतलब चेन वाले हाइड्रोकार्बन है। द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच कॉन्टेन एट लीस्ट वन हेलोजन एटम। यहाँ देखिए, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एट लीस्ट वन हेलोजन एटम अटैच्ड विद इट इज़ नाउन एज हेलो एल्केन्स। मतलब वो वाले एल्केन जिनमें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन का एटम जुड़ा होता है उनको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। इसका एक एग्जाम्पल आप इसके नीचे लिख लीजिए। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले राइट कर लो, उसके बाद इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखना है हेलो एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2, इसको आप लिख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। वीडियो को पॉज करने के बाद जब आप लिख लो तो वीडियो आगे चलाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एल्केन के बारे में हमको पता लग गया, अब हम आते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। अब ये एरीन्स क्या है? अब कुछ होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और कुछ होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं एरीन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? एलिफेटिक होते हैं इस तरह से चेन वाले, जिनमें चेन बनी होती है, उनको हम कहते हैं
एलिफेटिक। एरोमेटिक मीन्स जिनमें इस तरह से हमारे पास रिंग बना हो, इस तरह से हमारे पास रिंग, इस तरह की रिंग भी हो सकती है और दूसरी तरह की रिंग भी हो सकती है। ओके ना, अगर हमारे पास इस तरह का रिंग वाला कंपाउंड है और उसके ऊपर हमारा हैलोजन का कंपाउंड लगा हुआ है, ये देखिए ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर भी सी 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 है, और ऊपर क्या लगा है, ऊपर यहाँ एच भी है साथ में इसके, मतलब ये बताने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ऊपर क्या है इसमें, एक्स मीन्स हैलोजन का एटम, हैलोजन का एटम। नाउ हेलो एरीन्स क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम हेलो एरीन्स क्या है, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एरोमेटिक मतलब रिंग वाले हाइड्रोकार्बन, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कॉन्टेन, जिनमें होता है, क्या होता है, एटलीस्ट वन हैलोजन एटम इज नाउन एज हेलो एरीन्स। मतलब क्या, मतलब कोई भी ऐसा रिंग वाला हाइड्रोकार्बन जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी अगर हैलोजन का एटम लगा हो तो उस डेरिवेटिव को हम कहते हैं हेलो एरीन्स। ये देखिए यहाँ पर एक्स मीन्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, और कोई दूसरा हैलोजन का एटम भी हो सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एरीन्स के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, हमको ज़्यादा स्टडी करना है हेलो एल्केन्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे पास सिलेबस में ज़्यादा दिए हुए हैं। ओके, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हेलो एल्केन से ही आते हैं। सो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ हेलो एल्केन आपको पता लग गया, हेलो एल्केन क्या है, एल्केन ही है, सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ एक या एक से ज़्यादा हैलोजन का एटम लगा होता है, उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन जो है कितने टाइप के होते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज, ये 3 टाइप के होंगे, नोट करते जाइएगा, जब पहले नोट कर लो, उसके बाद आपको वीडियो को देखना है। सबसे पहले हेलो एल्केन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकंड वन इज सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, एंड थर्ड वन इज टर्शरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब इनमें अंतर क्या है, इससे पहले कि मैं आपको लिखवाऊं, आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवा दूं कि ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एल्केन का एग्जांपल देता हूँ, सी, यहाँ पर एक्स मीन्स हैलोजन का कोई भी एटम, सी एक्स। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एच लिखा, यहाँ पर मैंने एच लिखा, यहाँ पर मैंने एच लिखा, एक मैंने ये बना दिया, एक दूसरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एच लिखा, यहाँ पर मैंने सी लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर मैंने एच लिखा, और यहाँ पर मैंने एक्स लिखा। ये है प्राइमरी हेलो एल्केन। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जो कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा हेलो एल्केन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर नज़र लगानी है, जहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है, आपको उस कार्बन को देखना है। मतलब जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा है, आपको वो कार्बन देखना है। उस कार्बन के साथ आप देखिए कि कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्काइल ग्रुप मतलब इस तरह के ग्रुप, CH3 या CH3 CH2 वाले ग्रुप, इस तरह के कितने ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन, अगर कोई भी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें कार्बन और जिसमें वो वाला कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ अगर एक या एक से कम एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है प्राइमरी हेलो एल्केन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाले के साथ यहाँ देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए कि कितने हेलो एल्केन है। पहले वाले जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए कि कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उस कार्बन के साथ जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने एल्काइल ग्रुप है। यहाँ एच है, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ भी एच है, ये भी यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, ऊपर भी एच है, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। मतलब ये भी प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हमने क्या कहा था, जिसमें एक या एक से कम होंगे हेलोजन, एक या एक से कम होंगे एल्काइल ग्रुप उस कार्बन के साथ जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हो गया वन। एक बात और, जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स होते हैं, इनको हम 1 डिग्री भी लिखते हैं, 1 डिग्री, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें वो वाला कार्बन एटम जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन और जो हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो वाला कार्बन देखिए जो एक्स का जुड़ा है। अब इससे देखिए कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ एच है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी एच है, ऊपर क्या है, CH3 है। मतलब ये एक एल्काइल ग्रुप है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमारे पास कितने एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप है। और हमको पता है कि अगर वो वाला कार्बन एटम जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी। मतलब ये वाला भी प्राइमरी हो गया, ये वाला भी प्राइमरी हो गया। आपको इनको दोनों को नोट डाउन करना है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स के नीचे। नाउ सेकंड हम डिस्कस करते हैं अब सेकेंडरी हेलो एल्केन्स के बारे में। प्राइमरी के बारे में हमको पता लग गया, नाउ अब डिस्कस करते हैं हम सेकेंडरी हेलो एल्केन के बारे में। सेकेंडरी हेलो एल्केन क्या है, बिल्कुल सिंपल है यार। फॉर यहाँ देख लो, इधर CH3
CH3, नोट आप बाद में कीजिए, पहले समझ लो इसको, पहले समझ लो बाद में नोट करना, H एंड लास्ट में हमने लिख लिया X। ये X क्या है? हैलोजन का एटम। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ मैं, रुक जाओ, साइड में लिख लेता हूँ मैं, CH3 एंड X। अब देखिए जो वो वाला कार्बन एटम देखिए जो X के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम X के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि इस वाले कार्बन एटम के साथ कितने जो है एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ नीचे H है, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको याद रखना है, अगर वो वाला कार्बन एटम जो हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ 2 हमारे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो हम कहेंगे कि वो जो है सेकेंडरी हैलो एल्केन होगा। अगर 1 या 0 होंगे तब होगा वो प्राइमरी हैलो एल्केन, अगर 2 होंगे तब होगा वो सेकेंडरी हैलो एल्केन। सो आपको इसको भी नोट डाउन करना है, बाद में करिएगा, पहले इसको समझ लो। नाउ थर्ड हम आते हैं, अब प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया, नोट लास्ट में करना, पहले समझ लो इसको। टर्शरी हैलो एल्केन्स, टर्शरी हैलो एल्केन्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है। टर्शरी हैलो एल्केन मींस, अब लास्ट रह गया ये टर्शरी हैलो एल्केन्स। टर्शरी हैलो एल्केन्स क्या है? अब इसको देख लो, कलर चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ, ये ब्लू हो गया, इसको ग्रीन कर लेते हैं। नाउ CX, CH3 एंड CH3। अब देखिए कार्बन एटम जो X के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3। अगर वो वाला कार्बन एटम जो X के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ जो है 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो हम कहेंगे वो जो है टर्शरी हैलो एल्केन है। वैसे जो ये कार्बन एटम है जिसके साथ ये हैलोजन का एटम जुड़ा होगा, इसको अल्फा कार्बन भी हम कह देते हैं। मींस अब तीनों को हम देख लेते हैं। प्राइमरी कौन से थे? जिनमें कार्बन और जिसमें वो वाला कार्बन जिसके साथ X जुड़ा होगा उसके साथ अगर 1 या 1 से कम एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंडरी वाला कौन सा होगा? जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन एटम के साथ जो X से जुड़ा हुआ है। टर्शरी वाले कौन से होंगे? जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस वाले कार्बन एटम के साथ जो X के साथ जुड़ा हुआ है। सो अब आप नोट करते जाइएगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हो। नाउ यहाँ देख लिए, इट हैज़ 1 और मोर एल्काइल ग्रुप, ये हमने समझ लिया। इट हैज़ 1 और नन, या तो 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे हैलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी हैलो एल्केन्स। ओके, ना सेकंड हम आते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी वाले कौन से थे ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी वाले कौन से? इट हैज़ 2 एल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन लिंक टू द हैलोजन एटम, मतलब इसमें जो है जिस एटम के जिस कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 जो है हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। नाउ थर्ड टर्शरी हैलो एल्केन, टर्शरी वाला कौन सा है? इट हैज़ 3 एल्काइल ग्रुप, मतलब इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन एटम के साथ जो X के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। नाउ अब हमको पता लग गया कि हैलो एल्केन्स क्या है, हैलो एरीन्स क्या है। अब हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स के बारे में, मतलब हैलो एल्केन्स को हम लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। नाउ यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पड़ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। जो फर्स्ट प्रेपरेशन आती है हैलो एल्केन्स की वो आती है हमारे पास ग्रुप्स प्रोसेस। इस ग्रुप्स प्रोसेस में हम क्या करेंगे? ग्रुप्स प्रोसेस में क्या किया जाता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोएल्केन्स व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसको हम कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं बाद में आपको बता लेता हूं, पहले इसको नोट कर लो आप। सिंपली मैं आपको बताऊं, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में जो है ग्रुप्स प्रोसेस क्या है। ग्रुप्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम देखते थे कि पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड हम देखेंगे कि एल्कोहल से हम किस तरह से, अगर हम देखें कि अगर हम इसमें दूसरी एडिंग भी दे सकते हैं कि कैसे हम जो है एल्कोहल से हैलो एल्केन को बना सकते हैं। ओके, ग्रुप प्रोसेस हम बाद में देखें, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम ग्रुप प्रोसेस का। ओके, तो ग्रुप इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारा जो एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल हम ले लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, ROH प्लस HCl, इसको हम एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे जब इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2
ZnCl2, इसको N कर दीजिएगा, ZnCl2। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कर लेते तो होता क्या है, यहाँ देखिएगा, बेसिकली होता क्या है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या होता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, मतलब ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, R का R बच गया, लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, लास्ट में जो बचा गया, लास्ट में क्या है, Cl प्लस क्या बच गया, ये वाटर H2O, ये देखिए बाहर निकल गया, प्लस H2O। तो हम देख सकते हैं कि हमने एल्कोहल से जो है, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर जो है, अब देखिए RCl, R क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप, मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास हेलो एल्केन बन गया, ये हमारे पास हेलो एल्केन बन गया। ओके, सो अब आते हैं ऊपर हम ग्रुप्स प्रोसेस के ऊपर। ग्रुप्स प्रोसेस हमें क्या कहता है, ग्रुप्स प्रोसेस में क्या कह रहा है, अब ग्रुप्स प्रोसेस सिर्फ क्लोरीन पर है। ग्रुप्स प्रोसेस जो है दोस्तों, ग्रुप्स प्रोसेस पर अगर आते हैं हम, यहाँ पर बताया हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स फॉर्म क्लोरो एल्केन्स, ये सिर्फ क्लोरो एल्केन बनाने के लिए है। ग्रुप्स प्रोसेस का यूज सिर्फ क्लोरो एल्केन बनाने के लिए होगा, ब्रोमो आयोडो के लिए नहीं होगा। ओके, व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू एल्कोहल्स, जो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं, अब इसकी हम रिएक्शन लिख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको साथ साथ में नोट करते जाना है। ये मैंने कोई एल्कोहल ले लिया, प्लस उसको अगर मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, अगर मैं इसको जो हूँ रिएक्ट करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बीच वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, CH3 CH2, लास्ट में क्या बच गया, Cl प्लस रिलीज क्या हुआ, H2O। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हमारे पास बन गया क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन मतलब क्योंकि यहाँ पर क्लोरो लगा है, क्लोरीन का ग्रुप लगा, तो हमें क्या मिल गया, ये क्लोरो एल्केन, मतलब ये हेलो एल्केन का ही एक टाइप है। सो ग्रुप्स प्रोसेस हमने देख ली। ग्रुप्स प्रोसेस में क्या होगा, सिंपली अगर मैं आपको कहूँ, सिंपली अगर सिंपल शब्दों में याद रखना है तो आप क्या कहोगे, सिंपल शब्दों में आप इसको क्या कहोगे। सिंपल प्रोसेस में हमने क्या किया, अगर हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ तो हमें मिलता है, अगर हम एल्कोहल को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है हेलो एल्केन प्लस वाटर, हेलो एल्केन प्लस वाटर। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कल सपने में शराब पी के जो है अपने दोस्त के ऊपर एसिड फेंक लिया, मतलब एल्कोहल और एसिड, ये देखिए कोरिलेट हो गए। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि हेलो एल्केन वाले चैप्टर में नहीं ये याद रखना है, मतलब क्या, मैंने जो है कल शराब पी के, मतलब एल्कोहल पी के एसिड फेंक लिया, मतलब एल्कोहल और एसिड आपको याद रखना है। जब एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं, एसिड मतलब एसिड कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत भी अगर पता लग गया कि मतलब एसिड था तो HCl को आप रिलेट कर सकते हो। मतलब एल्कोहल और एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है क्लोरो एल्केन प्लस वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। सो नेक्स्ट हम चलते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, ये तो था ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस क्या कहता है हमें, ग्रुप्स प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन बनाने का मेथड है, इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एल्कोहल को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करें तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरो एल्केन ही बना सकते हैं, इससे हम ब्रोमो एल्केन भी बना सकते हैं, इससे हम आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं। कैसे, वो यहाँ पर देखेंगे हम, वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, हमको जो एल्केन बनाना है हमको उसका एसिड चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, मान लीजिए मेरे पास ये है CH3, ये मेरे पास एल्कोहल है, ये मेरे पास एल्कोहल है। अब मुझे जो हेलो एल्केन बनाना है, जो हेलो एल्केन बनाना है उसका एसिड लेना पड़ेगा। मतलब अगर आयोडीन का बनाना है तो आयोडीन का एसिड लेना पड़ेगा, ब्रोमीन का बनाना है तो ब्रोमीन का एसिड बनाना पड़ेगा, क्लोरीन का लेना है तो क्लोरीन का लेना पड़ेगा। मतलब ग्रुप्स प्रोसेस में हमने कौन सा लिया था, HCl। अब ज़रूरी नहीं है कि आप HCl ही लो, ज़रूरी नहीं है कि आप HCl ले लो, आप यहाँ पर जो है
आप यहाँ पर जो है HBr भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो। HBr अगर हम लेंगे तो क्या होगा, HBr अगर हम लेंगे, HBr अगर हम लेंगे तो क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास CH3, तो लास्ट में क्या बच गया Br प्लस एलिमिनेट क्या हुआ H2O। मतलब हमको जो हेलो एल्कीन चाहिए उसका एसिड हमें लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर आयोडीन लेना होता, फॉर एग्जांपल CH3, अगर हमने यहाँ पर आयोडीन लेना होता तो हम आयोडीन का एसिड लेते, फॉर एग्जांपल HI, तो हम आयोडीन का एसिड लेते, ऊपर एनहाइड्रस, यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या बचता हमारे पास H2O रिलीज होता है, H एलिमिनेट हो जाता है, बच क्या CH3, लास्ट में क्या बचा I प्लस, और क्या बच गया हमारे पास बीच में देखिए H2O जो यहाँ से बाहर रिलीज हो गया। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, अल्कोहल को ट्रीट करते हैं हैलोजन के एसिड के साथ, और उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पर मिला, देखो यहाँ पर ये कौन सा है, ये आयोडो एल्केन है क्योंकि इसमें आयोडीन लगा हुआ है। ओके, सो हमने देखा कि हम किस तरह से जो है अल्कोहल और एसिड को ट्रीट करके हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर, इसके ऑर्डर के ऊपर। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कोहल, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको आपने नोट कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कोहल इज। इसको समझने से पहले मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3OH प्लस HCl HBr HI, ध्यान से देखिएगा। अब ये रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है, दो फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर ये रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है वो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा, मतलब ये वाला C और ये वाला O, इसके बीच का जो ये बॉन्ड है ये कितनी जल्दी टूटेगा। एक तो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा ये वाला बॉन्ड, H और Cl के बीच बॉन्ड, H और Br के बीच बॉन्ड, H और I के बीच बॉन्ड। अब रिएक्शन सिर्फ एक के साथ करना है, ये तीनों में मैंने कंपेयर करने के लिए लिखे हैं, हमको एक एक करके उनको आगे रिएक्ट करवाना है। ओके, नाउ HCl रिएक्टिविटी का मतलब, अगर मैं इस अल्कोहल को इन तीनों के साथ रिएक्ट करूं, अलग अलग कंटेनर में, अगर इस अल्कोहल को मैं इन तीनों के साथ अलग अलग रिएक्ट करूं, तो जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगा, ये मतलब है जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, या इसके साथ होगा, ये आपको गैस करना है। अब इसको गैस कीजिए, सोचिए ज़रा, ये H है, यहाँ पर H, ये HI है, ये HBr है, और ये HCl है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये +1 में आप बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, जितनी जल्दी क्लोरीन और हाइड्रोजन टूटेंगे ना उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, मतलब उतनी जल्दी परे अटैक होगा एल्कोहल के ऊपर। मतलब हमें ये देखना है कि बॉन्ड जो है जल्दी किस में टूटेगा, HCl में पहले टूटेगा, HBr में पहले टूटेगा, या HI में, जिसमें पहले बॉन्ड टूटेगा मतलब वो जल्दी रिएक्शन करेगा। ओके, तो नाउ अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दोस्तों, बच्चों, तो डिपेंड करती है वो दो चीज़ों के ऊपर, किस किस के ऊपर, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करती है वो साइज के ऊपर। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये इस तरह से आते हैं, पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, उसके नीचे आयोडीन आता है। मतलब जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होती है ना, डिक्रीज होती है। उसका मतलब क्या, ओहो दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर CH3OH प्लस HCl HBr एंड HI, इसमें से जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगा। नाउ HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। HCl में क्लोरीन है, HBr में Br है, HI में I है। तो अगर देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। कुल मिला के बात यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसका मतलब उस एटम के, उस एलिमेंट के पास, उस
उस एटम के पास पावर होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की। मीन्स क्या, ये हाइड्रोजन के एटम को बहुत, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड की डिसोसिएशन ईजी होगी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा जोर है क्लोरीन के पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, उसी को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से सुनिएगा। अब बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्लोरीन से कम है। मतलब HCl, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम देखें तो HCl जो है सबसे पहले टूटेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ब्रोमीन का उसके बाद टूटेगा क्योंकि ब्रोमीन की उससे कम है। और आयोडीन जो है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब इसका सबसे लास्ट में टूटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर तो हमने देख लिया, अब दूसरा जो है साइज का फैक्टर भी काम करता है। यहाँ पर दो अपोजिंग जो है फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अपोजिंग फैक्टर क्या? अगर हम साइज के हिसाब, अब हम साइज के हिसाब से देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखा, अब हमने साइज के हिसाब से देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इसको देख लेते हैं। अगर साइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा होता है क्लोरीन, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल अगर देखें, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो साइज जो है क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि क्लोरीन सबसे ऊपर है, ब्रोमीन उसके नीचे है, आयोडीन सबसे नीचे है। मतलब आयोडीन होगा हमारा सबसे बड़ा, आयोडीन हमारे पास होगा सबसे बड़ा, आयोडीन हमारे पास सबसे बड़ा है। मीन्स क्या होगा, अब क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। आयोडीन सबसे बड़ा है, ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन सबसे छोटा है, ऊपर वाला क्लोरीन है। ओके, इसको क्लोरीन मान लो। अब ध्यान से, साथ में क्या लगा है इसमें, हाइड्रोजन। अब देखिए इनके बीच में क्या बना है, बॉन्ड। अब आपने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि जितने बड़े बड़े एटम होते हैं ना, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक होता है। क्योंकि जितना लंबा बॉन्ड होगा, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उसका बॉन्ड भी लंबा बनेगा, और जितना बड़ा बॉन्ड बनेगा उतना ही वो बॉन्ड जो है वीक होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आयोडीन और हाइड्रोजन, आयोडीन देखिए कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन बड़ा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये बॉन्ड जो है बहुत ही इजीली टूट जाता है। यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? वो वाली एनर्जी जो हमारे को बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए। मतलब जिसमें जो है सबसे कम एनर्जी लगेगी वो वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। अब हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बहुत ही वीक है। क्यों है वीक? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पर दूसरे केस में ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये भी तोड़ना, ये मुश्किल है तोड़ना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और लास्ट वाला, इसके कंपेरिजन में ऊपर वाला टफ है क्योंकि ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। अब यहाँ पर हमने देखा, और क्लोरीन का तो बहुत ही छोटा है, इसलिए जो है इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा इसका बॉन्ड, क्योंकि साइज इसका छोटा है इसलिए इसका बॉन्ड भी छोटा होगा, और जितना छोटा बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर देखा हमने दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर जिसमें जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे पहले टूटना चाहिए था, और दूसरी तरफ हमारे पास है ये बॉन्ड डिसोसिएट एंथैल्पी वाला फैक्टर। बॉन्ड डिसोसिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर कहता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे पहले टूटना चाहिए, जबकि बॉन्ड डिसोसिएट एंथैल्पी का फैक्टर कहता है कि आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे पहले टूटना चाहिए। और इन फैक्टर्स की आपस में लड़ाई है, इसमें जीत होती है इस वाले की। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएट एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट है वो जीत जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से। मतलब क्या, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इजीली टूटेगा ये वाला बॉन्ड, और जितना इजीली हमारे पास बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी जो है हमारे पास रिएक्शन होगा। मतलब अब हम आते हैं इस पर, जो यहाँ पर हमारे पास था, अब हम इस पर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो HI ये वाला नीचे वाला था, जो HI नीचे वाला है, ये वाला सबसे पहले टूटेगा। मतलब ये वाला कंपाउंड हमारे पास सबसे पहले बनेगा अगर हम इसको बना रहे हैं, ये वाला कंपाउंड सबसे पहले बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा हमारे पास, CH3Br, और लास्ट में हमारे पास कौन बनेगा, CH3Cl। ये वाला कंपाउंड हमारे पास लास्ट में बनेगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से जो है रिएक्टिविटी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सो अब आ जाते हैं ऊपर, हम कहाँ पर थे, हम इस पर अब आ जाते हैं इस पर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल। अब देखिए हैलोजन एसिड क्या थे, HI, HBr, HCl, ये हैलोजन एसिड है। मतलब इनकी अगर हम एल्कोहल के साथ अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, HI। क्यों है HI? क्योंकि हमने देखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें बहुत कम है, जिसमें बहुत कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए HI जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, ठीक है। उससे कम कौन करेगा, HBr, उससे कम कौन करेगा, HBr। और लास्ट में ये इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पर आपको क्लोरीन करना, I की जगह क्लोरीन कर दीजिए, HC, ये I को इरेज कर दो, Cl कर दो यहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम, और उससे कम होगा हमारे पास HCl लास्ट में। ओके, नाउ ये देखिए, अब इसको नोट करते जाना है, आपने नोट करते जाना है इसको साथ में। अब यहाँ पर देखिए, दिस ऑर्डर इज इन अकॉर्डेंस ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HX बॉन्ड। मतलब HX बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन, और मतलब ये वाला HCl हो गया, HI हो गया, या HBr हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही कहा गया है, दिस ऑर्डर इज इन अकॉर्डेंस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब जो ये हमने सीक्वेंस बनाया है, ये किसको मद्देनजर, किसको देखकर हमने ये बनाया है, किसके अकॉर्डेंस हमने बनाया है, ये हमने बनाया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि H और I का जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम थी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है हमारे पास। ओके, इसको आपको सभी को नोट करना है। नाउ सेकेंड, ये तो हमने देख लिया कि हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है अल्कोहल के साथ। अब हम इसका उल्टा देखेंगे कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है हैलोजन एसिड के साथ। ओके, तो इसको बताने से पहले मैं यहीं पर आपको बता दूं, अब अल्कोहल भी 3 तरह के होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल COH, CH3, या यहाँ H कर दो इसको, H एंड H। इसको मैंने ट्रीट किया, इसको मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, HCl के साथ कर लो, HCl के साथ इसको मैंने रिएक्ट करना है। जब इसको मैं HCl के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अब ये देखिए, अब फिर से वही चीज़ है। अब ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। अब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल किनको कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किनको कहते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल किनको कहते हैं। फिर से आप देख लो, वो वाला कार्बन एटम जिसके साथ एक या एक से कम, अगर वो वाला कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के साथ, वो एल्कोहल के अंदर वो वाला कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ एक या एक से कम एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पर एक है क्योंकि इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर यहाँ पर भी CH3 होता तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हो जाते हैं। अगर 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर 3 एल्काइल ग्रुप होंगे हमारे पास लगे हुए, 3 एल्काइल ग्रुप अगर हमारे पास होंगे तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो ये कौन सा है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो चलिए मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊँगा। इसको मैं ये कौन सा बन गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री बनाते हैं, CH3 और ये OH। अब ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, और लास्ट में मैं 3 डिग्री बना देता हूँ, CH3, और यहाँ ये भी CH3 है, इसको भी CH3 कर दो, इसको भी CH3 कर दो, इसको भी CH3 कर दो, और ये कौन सा है, टर्शियरी। लास्ट वाला कौन सा है, टर्शियरी, CH3, ये CH3 है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। अब पहले हमने देखा कि एल्कोहल जो है, जो हैलोजन एसिड थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, कैसे वो फैक्टर जो है डिटरमिन हो रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है हैलोजन एसिड के साथ। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे अगर यहाँ ये फर्स्ट में देखेंगे हम, पिछली बार आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जान चुके हैं, पिछली क्लास में आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी होती है। अब आपको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, अगर चेन में लगे हो तो आगे को इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। अब जो है हमने देखा था, हम एल्कोहल को ट्रीट कर रहे थे किसके साथ, HI, HBr और HCl के साथ कर रहे थे ना उसमें। तो अब हम देखेंगे कि
अब कोई भी हैलोजन एसिड ले लो, HI ले लो, HBr ले लो या HCl ले लो, कोई भी ले लो। अगर हम उन तीनों में से अगर हमने HCl ले लिया, मान लो हमने HCl ले लिया, ओके हमने ले लिया जी HCl ले लिया हमने, तो HCl सबसे पहले किस साथ ट्रीट करें? अगर हम इन तीनों में से उसको इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, अगर तीनों के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन सबसे जल्दी किसके साथ होगा? किसके साथ सबसे किस एल्कोहल के साथ जो है रिएक्शन सबसे जल्दी होगा, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो ये हम कैसे देखेंगे? अब ये किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड इस पर करेगा कि टूटता कहाँ से था ये। जितनी जल्दी ये C और O का बॉन्ड टूटेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, जितनी जल्दी ये C और O का बॉन्ड टूटेगा, C और O का बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी जो है रिएक्शन होगा। क्योंकि हमको ये बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि ये वाला OH और दूसरा वाला जो हैलोजन एसिड का H था वो तो मिलकर H2O बनाते थे, इसलिए हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, अब हमको देखना है कि सबसे जल्दी किस में टूटेगा। अब ध्यान से देखिए, घोड़े दौड़ाइए अकल के कि कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा बॉन्ड जो है इजीली टूटेगा। अब आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पिछले साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं ये बता दूं, C और O में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी है? ऑक्सीजन की है। जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती तो क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो मतलब क्या, यहाँ पर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच रहा है। तीनों तरफ को इलेक्ट्रॉन, अब तीनों जो है एल्कोहल्स में इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींच रहा है। अब जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को CH3 जब नीचे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो C के ऊपर क्या हो रही है? C के ऊपर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि CH3 नीचे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी वाले में अगर देखें तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। टर्शरी वाले अगर देखें तो क्या हो रहा है? 1 2 3 तीन जगह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये तीनों क्या करेंगे? अब ये लास्ट वाले को अगर हम देखें तो ये तीनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के एटम को कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, कि आप इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दो। आपको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, सप्लाई आपको अच्छे से हो रही है, आप काहे को झगड़े में पड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, C और O के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? ये इसलिए टूट जाता है क्योंकि जो कार्बन, इसको हटा रहे, मान लो ये टूट गया, ठीक है, ये टूट गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया? कार्बन के ऊपर क्या आ गया? कार्बन के ऊपर आ गया हमारा, जैसे ये टूट गया कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन देखो, तीन जगह से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो रही है, तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए उसकी पूर्ति हो रही है, या देखो ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है स्टेबल हो रही है। ठीक है, अब दूसरे इसमें अगर हम देखें, सेकेंड में हम अगर देखें, सो गाइस आप यहाँ पर देख लो, ये है हमारे पास, दोबारा देख लो एक बार, ये है टर्शरी अल्कोहल, सो गाइस यहाँ पर दोबारा देख लो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो ये देखिए, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री मीन्स ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ये 2 डिग्री है क्योंकि इसके साथ क्योंकि ये सेकेंडरी है क्योंकि इसके साथ 2 एल्काइल है। इसमें 1 डिग्री है, मतलब ये टर्शरी, क्योंकि ये प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ ओनली 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सो हम देख रहे थे एल्कोहल की रिएक्टिविटी, तो कौन सा एल्कोहल जो है हैलोजन एसिड के साथ ईजिली रिएक्ट करता है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था इस वाले बॉन्ड पे ऊपर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। इन तीनों में से जिसका बॉन्ड पहले टूटेगा, इन तीनों स्ट्रक्चर में से C और O के बीच का बॉन्ड सबसे पहले जिसमें टूटेगा वो जो है सबसे पहले रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड के साथ। तो हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो अगर मान लीजिए यहाँ से ये OH ग्रुप यहाँ से चला जाता है,
ये यहाँ से चला जाता है। तो इस केस में क्या होगा, टर्शरी वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टर्शरी वाले पर दोस्तों ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टर्शरी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर OH यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऊपर से जो CH3 और CH3 जितने भी एक एल्काइल ग्रुप है इनके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण ये कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन की कमी को जो है पूरा कर लेते हैं, इसका बैलेंस बना लेते हैं, इसको संभाल लेते हैं एक तरह से, ठीक है, 3 डिग्री में। मतलब ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबल हो जाता है, इसको जितनी भूख इसके इलेक्ट्रॉन की थी उतनी नहीं रहती, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये उसकी कम कर देते हैं। ओके, नाउ 2 डिग्री में अगर देख लें, 2 डिग्री में अगर देख लें, अगर मान लो इसके OH ग्रुप को, इसका जो OH ग्रुप है वो चला गया यहाँ से, मतलब O जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन यहाँ पर 2 जगह से इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करेंगे, इससे कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो थोड़ा पूरा होती है। अब देखिए इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा स्टेबल इसमें टर्शरी वाला है, ये ज़्यादा स्टेबल है। और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है दुनिया के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं जो स्टेबल है वो बहुत जल्दी बनती है एज कंपेयर टू अनस्टेबल थिंग्स। ओके, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है, 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो रही है, इसको 2 जगह से हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो अगर यहाँ से प्राइमरी वाले से OH ग्रुप चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इससे इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इसके ऊपर क्या बन गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दूर करने के लिए, मतलब या ये कहें कि जो CH3 जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3 का, वो यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि जो है ये वाला कार्बोकैटायन सबसे जल्दी स्टेबल हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है ना ये पहले बनेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड पे, ये वाला जो पहले वाला बॉन्ड था, ये जो C और OH के बीच का बॉन्ड था वो सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि इसके टूटने से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल चीज़ें जल्दी बनती है। ओके, इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन जो है, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये वाला जो एल्कोहल था वो ज़्यादा स्टेबल था। ओके, ये वाला एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि इसमें C और OH के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कार्बन जो है जल्दी स्टेबल हो रहा है 3 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से। ओके, जबकि प्राइमरी वाले में 2 जगह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ 1 जगह से है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? टर्शरी अल्कोहल की। उससे कम किसकी होगी? सेकेंडरी वाले की। और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी प्राइमरी अल्कोहल्स की। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये हमने देख लिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड ऑफ अल्कोहल, ये हैलोजन एसिड का हमने देख लिया था, हैलोजन एसिड में हमने देख लिया था। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड दिस रिएक्शन, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमने कर लिया, अभी मैंने करवाया। ये टर्शरी वाले का देखिए सबसे ज़्यादा है, टर्शरी वाले अल्कोहल जो है ना सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे। क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि इसमें जो है कार्बोकैटायन बहुत जल्दी स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसका 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। सेकंड, सेकेंडरी वाला इससे कम रिएक्टिव होगा, टर्शरी वाले से कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप लगे थे। और लास्ट में होगा प्राइमरी वाला जो है सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि इसके साथ ओनली 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ओके, ये जो कार्बोकैटायन इसका बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए जो है प्राइमरी अल्कोहल काफ़ी कम स्टेबल होते हैं। ओके, सो ये आपको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए आप, इसको भी देख लीजिए, ये मैंने करवा लिया आपको, वैसे ये मैंने वैसे करवा लिया आपको। दिस इज बिकॉज, ये क्यों था? ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं ये किसकी वजह से हुआ? ये मैंने जैसे अभी आपको करवाया, ये ऑर्डर किसकी वजह से हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये किसकी बात कर रहा है? ये जो CH3 है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन एटम, ऑन द अल्फा कार्बन एटम मीन्स वो वाला कार्बन एटम जिसके साथ O और H जो है जुड़ा हुआ था, उस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन एटम ऑफ द अल्कोहल मोर इज द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड। मतलब जितने ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, मतलब ये जो है यहाँ पर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, यहाँ जैसे ये है, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी जो है पोलैरिटी बढ़ती है। पोलैरिटी मतलब चार्ज बनने की चार्ज जो है, चार्ज की सेपरेशन की, मतलब ये C और O है, ये 2
सेपरेट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, मतलब दो पोल बन रहे हैं, पोलैरिटी बढ़ेगी। पोलैरिटी कब बढ़ेगी? जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे इस अल्फा, अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी जो है वो कार्बोकैटायन वहाँ पर बनेगा। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो इसको। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये मैंने वैसे कर लिया, इसको हमने कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बॉन्ड बिकम्स इजी एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह के ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ये ऑर्डर होते हैं। ओके, ये दो ऑर्डर हमने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। अब जो हम थे कहाँ पर, हम कर क्या रहे हैं, हम जो है हेलो एल्कीन्स को बना रहे हैं। ठीक है, पहले हमने देखा कि एल्कोहल और हैलोजन एसिड को रिएक्ट करके, मतलब शराब और एसिड को रिएक्ट करके हम जो है हेलो एल्केन को बना सकते हैं। ओके, पहले मेथड में हमने वो देखा। अब सेकंड मेथड हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। ये एल्कीन्स वाले पार्ट में जो है मार्कोविनिव रूल और एंटी मार्कोविनिव रूल आता है, उसको हम कल जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसको हम जो है डिटेल में कल जो है डिस्कस करेंगे। आज उसको इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग से ही एक चैप्टर है, अलग से ही एक कॉन्सेप्ट है, और उसको टाइम काफ़ी लगेगा। अगर मैं उसको यहाँ पर कवर करता हूँ तो ये काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली देख लो फ्रॉम एल्कीन्स। हम जो है एल्कीन्स के द्वारा भी हाइड्रोकार्बन जो हेलो एल्केन्स है उनको बना सकते हैं। ओके, तो कैसे, आप इसको नोट कर लो पहले, When alkenes are reacted with, यहाँ देख लो इधर, when alkenes, एल्कीन मतलब, अब एल्कीन अगर कुछ पिछले साल का याद रहा हो यार, यहाँ देख लो इधर C, अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे हो, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जहां पर जो है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं एल्कीन्स। ओके, उनको हम कहते हैं एल्कीन्स। अगर सिंगल हो तब कहते हैं हम एल्केन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल हो तब कहते हैं हम एल्काइंस। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कौन सा लेना है हमने, एल्कीन्स लेना हमने। ठीक है, कोई भी हमने एल्कीन लेनी है यहाँ पर, एल्कीन मान लो ये मैंने ये ले ली, सिंपल एल्कीन ले ली मैंने, मान लो ये एल्कीन ले ली मैंने। अगर मैं एल्कीन को रिएक्ट करूंगा किसके साथ, प्लस हाइड्रोजन एसिड, फिर से वही हाइड्रोजन एसिड, हैलोजन एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा C, इस तरह से C, और साथ में हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, कलर में चेंज कर लूँ थोड़ा सा, प्लस हमारे पास बचेगा H2O, प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, इतना ही रहेगा ये। यहाँ देख लो इधर, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो इसको। यहाँ देख लो इधर, ये जो है ऊपर, इसके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, इतना तो आप समझ जाते होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर हाइड्रोजन है। मतलब जब हम एल्कीन को हैलोजन एसिड HX मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। ओके, अब ये यहाँ पर X लगा तो यहाँ पर भी X लगेगा, अगर मैंने यहाँ Cl लिया है तो यहाँ पर Cl लगेगा, यहाँ पर अगर मैंने Br लिया है यहाँ पर तो यहाँ पर Br लगेगा, अगर यहाँ पर I लिया है यहाँ पर तो यहाँ पर भी I आएगा, मतलब जो X होगा वो यहाँ पर आएगा। ओके, जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। तो फिर से आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर से इसको नोट डाउन कर लो। मतलब C, ये एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन प्लस HX, हमारे पास क्या बच गया, C, HHC, इधर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा X, और ऊपर हम किसकी प्रेजेंस में इसको करवाएंगे, प्रेजेंस इतना ही कर लो। वैसे इसको मार्कोविनिव और एंटी मार्कोविनिव रूल में हम ज़्यादा करेंगे। बस आपको यही याद रखना है कि जब हम एल्कीन को जो है हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है हेलो एल्कीन। ओके, तो लास्ट रिएक्शन हमारे पास बच जाती है हुंस-डिकर रिएक्शन। इस तरह की ये रिएक्शन जो है, अगर आप देखें +2 के 5 या 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें तो 20 से लेकर 30% तक का पोर्शन जो है रिएक्शंस का ही होता है। रिएक्शंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली +2 के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, सो इस तरह की ये रिएक्शन आपको नोट डाउन करनी, पहले इसको नोट डाउन कर लो। हुंस-डिकर रिएक्शन, इसमें क्या है हमारे पास, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये इस तरह से है, CCl4, it gives bromoalkenes as a main product. This is known as Hunsdiker reaction. अब ध्यान से देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर इसमें करेंगे अब क्या, हम Hunsdiker रिएक्शन में क्या होगा, Hunsdiker रिएक्शन में हमने क्या करना है, Hunsdiker रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे
हैलोजन, ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला CH3COO। अब सिल्वर सॉल्ट का है, सिल्वर सॉल्ट, इसका सॉल्ट मैंने सिल्वर के साथ बनाना है, मतलब Ag मतलब सिल्वर का सिंबल, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर इस पर नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है, ये सिल्वर सॉल्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ तो हमको क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये Ag है, AgBr। मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहे, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिएक्शन याद रखना है। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको, यहाँ पर Br2 ब्रोमीन कर दो, Br2 कर दो इसको यहाँ पर देख लो, इसको लिखेंगे ऐसे हम, व्हेन सिल्वर के किसका सॉल्ट है ये Ag का, मतलब सिल्वर का है। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद, मतलब इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इट गिव्स अस हैलोएल्केन। इस तरह से आप इस तरह को किसी तरह से बना सकते हैं, बस आपको रिएक्शन याद रखना है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, हैलोएल्केन बन गया, यहाँ पर देखिए हैलोएल्केन बन गया, ठीक है। साथ में क्या रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ और AgBr रिलीज हुआ। सो गाइस, तो इस वीडियो में हमने देखा हैलोएल्केन और हैलोएल्कीन्स क्या है। हैलोएल्केन्स के हमने टाइप देखे, हैलोएल्केन्स के दो मेथड देखे हमने प्रिपेयर होने के। फर्स्ट हमने ग्रूव्स मेथड देख लिया और सेकंड हमने देख लिया हुंस-डिकर रिएक्शन। और एल्काइन वाला हमने देखा कि जो हैलोएल्केन्स है उनको हम एल्कीन्स से भी बना सकते हैं, लेकिन इस एल्कीन्स वाला कॉन्सेप्ट हम कल करेंगे। ये जो मार्कोविनी रूल और एंटी मार्कोविनी रूल भी हम उसके साथ कंबाइन में करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं अब कल। थैंक यू।